एक हत्याकांड, तंदूर हत्याकांड, जिसके बारे में शायद आप जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे, तो आज इस वीडियो में आप जानेंगे। ये घटना आपको न्यूज़ पेपर या फिर टेलीविज़न या फिर इंटरनेट या फिर बहुत सारी वीडियो इस टॉपिक पे बन चुकी है और आपने शायद देखा भी होगा। तंदूर हत्याकांड, जिसमें एक यूथ कांग्रेस नेता जिनका नाम था सुशील शर्मा, वो अपनी पत्नी नैना साहनी को तंदूर के ऊपर रखकर जलाकर उसकी हत्या कर देते हैं। तो वही इस घटना को हम लोग डिटेल में जाने। इससे पहले आप लोग अगर चैनल पर नए हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, जगह दिल्ली, और दिल्ली का एक जगह है अशोक यात्री निवास, और उस यात्री निवास में एक रेस्टोरेंट था, बगिया रेस्टोरेंट। 2 जुलाई 1995 उस रेस्टोरेंट के आसपास कुछ महिलाएं सब्जी भी बेचती हैं, जैसा अक्सर आपने देखा होगा। लेकिन वो देखती हैं कि उस बगिया रेस्टोरेंट से काफ़ी जोर की और बड़े बड़े आग की लपटें निकल रही है। वो वहाँ पे हल्ला करती है, आग लग गया, आग लग गया। लेकिन तभी उस घटना स्थल पे 2 कांस्टेबल पेट्रोलिंग कर रहे थे, घूम रहे थे, जिनका नाम था कांस्टेबल अब्दुल नजीर कुंजू और होमगार्ड चंद्रपाल। इन दोनों के पास वो सब्जी वाली जाती है और बोलती है, सर उस रेस्टोरेंट में बहुत ही जोरों की जो है कि आग की लपटें आ रही हैं, आग लग गई है। ये बात सुन के कांस्टेबल अब्दुल नजीर कुंजू और होमगार्ड चंद्रपाल, जो दोनों गश्त लगा रहे थे, तुरंत उस रेस्टोरेंट के पास जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं तो सही में आग की लपटें जो है कि बहुत ऊपर, बहुत तकरीबन 6-7 फीट तक आग की लपटें उपड़ रही थी। उस रेस्टोरेंट के जब गेट के पास सामने जाते हैं तो वहाँ पे मौजूद सुशील शर्मा थे। तो कांस्टेबल जो हेड कांस्टेबल थे वो अंदर जाने के लिए बोलते हैं कि मुझे देखना है। लेकिन सुशील शर्मा बोलते हैं कि सर हमारे जो पार्टी के बैनर पोस्टर है वो हम जला रहे हैं और जो लकड़ियाँ वगैरह वो जला रहे हैं और आग लगने वाली कोई भी बात नहीं है। लेकिन हेड कांस्टेबल को शक होता है और वो रेस्टोरेंट के पीछे वाली दीवार से जाते हैं। तकरीबन 7.5 से 8 फीट की वो दीवार होती है। उस दीवार को वो कूद कर जाते हैं और तंदूर के पास देखते हैं तो तंदूर के ऊपर कुछ सामान रखा हुआ था और बहुत सारे पोस्टर बैनर थे और उसके ऊपर कुछ लकड़ियाँ भी थी। और वहाँ पे एक शख्स था जो उसी रेस्टोरेंट का मैनेजर था, केशव। तो वो बोलते हैं कि आपको इस आग को बुझाना चाहिए, लेकिन आप इस आग में बटर और घी डाल रहे हैं और इसे बुझा रहे हैं। वो बोलता है, सर इसमें मैं बकरा भूंज रहा हूँ। तो हेड कांस्टेबल अब्दुल नजीर कुंजू बोलते हैं कि आपके जो बाहर मालिक खड़े हैं वो बोल रहे हैं कि हम पार्टी के बैनर जला रहे हैं, जो पुराने कचड़े हैं वो जला रहे हैं, और आप बोल रहे हैं कि इसमें मैं बकरा जला रहा हूँ। कहीं ना कहीं कांस्टेबल अब्दुल नजीर कुंजू को शक होता है और जब वो वहाँ से कुछ लकड़ियाँ और बैनर पोस्टर हटा के देखते हैं तो वहाँ पे उन्हें एक टांग दिखती है, एक पैर दिखती है, जो कि एक इंसान का था, एक इंसान का जिस्म था। वो इतना उस नज़ारा को देखते हैं और डर जाते हैं और वो कुछ नहीं बोलते हैं। उस तुरंत पीछे वाले जो रास्ते से वो एंट्री करते हैं उसी रास्ते से वो बाहर निकल जाते हैं। और बाहर निकलने के बाद वो अपना वायरलेस वो दोनों भूल गए थे लाने के लिए। वो अपने फ़ोन से तुरंत अपने हेडक्वार्टर को फ़ोन करते हैं और मौका वारदात पर जो पुलिस है वो पहुंच जाती है। लेकिन उस वक्त जो गेट पे सुशील शर्मा जो खड़ा था वहाँ से भाग जाता है। पुलिस अंदर आती है और अंदर घुसती है। केशव शर्मा को एक कांस्टेबल पकड़ लेता है और सारे पुलिस वाले अपने काम में लग जाते हैं। कोई फ़ोटो लेता है, कोई सारे सबूत को देखता है, और जब तंदूर से हटाया जाता है तो वो देखते हैं कि एक लाश पड़ी है और उस लाश को एक काले प्लास्टिक में ढका हुआ है और उसमें एक चादर भी था जिसमें खून लगा हुआ था। पे जो पुलिस थी वो केशव को अरेस्ट कर लेती है और जो जली हुई लाश थी उसे फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया जाता है। और इधर जो सुशील शर्मा था, यानी कि यूथ कांग्रेस का जो लीडर था, जो कि काफ़ी पावरफुल था, वो वहाँ से भाग जाता है, उस जगह से भाग जाता है। और भागने के बाद वो दिल्ली में ही रहता है, उस रात रहता है। और कहा जाता है कि एक बड़े आईएएस अधिकारी के साथ वो रात बिताता है और रात बिताने के बाद वो दिल्ली से जयपुर के लिए निकल जाता है और फिर वो जयपुर से बॉम्बे जाता है और फिर बॉम्बे से मद्रास जाता है और वहाँ पे पार्टी कनेक्शन को
अपनी पकड़ मजबूत बनाती है, वहाँ पे अपने एक पार्टी के वकील को पकड़ता है और वो एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई कर देता है। एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई करने के बाद वो वहाँ से अपना चेहरा बदलने के लिए, वो चाहता था कि वो क्राइम करके निकल जाए, बच जाए और अपना चेहरा बदल के एक गुमनामी की ज़िंदगी जिए। चेहरा बदलने के लिए वो तिरुपति चला जाता है। अब इधर उसने जो एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई किया था, मद्रास को के जो जज थे वो बेल दे देते हैं। लेकिन इस जो केस को स्टडी कर रहे थे मैक्सवेल परेरा, उन्हें जब ये बात पता चलती है कि मद्रास के जज ने उन्हें बेल दे दिया है, तो वो अपने अफसरों को भेजते हैं इस एंटीसिपेटरी बेल को खारिज करवाने के लिए। मैक्सवेल परेरा की प्रयासों के बाद वो एंटीसिपेटरी बेल को खारिज कर दिया जाता है। हालांकि जो आरोपी था सुशील शर्मा, वो काफ़ी पावरफुल नेता था उस समय यूथ कांग्रेस का, और वो अपनी पूरी पावर इस्तेमाल कर रहा था और कहीं ना कहीं पुलिस पे भी वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था, एक क्राइम करने के बावजूद भी। हालांकि बाद में ये भी घटनाएं सामने आई कि वो सरेंडर के लिए मान गया, और अब ये जो बात थी पूरे हिंदुस्तान में आग की तरफ फैल गई थी। ये बहुत ही एक जघन्य हत्या और एक बहुत ही कठोर मानसिकता वाली एक बीमारी के रूप में ये जो क्राइम को लोग देख रहे थे। और कहा यह भी जाता है कि ये घटना जब लोगों को पता चला तो तंदूर में बने हुए खाना या जो पकवान होता था, लोग उन्होंने कुछ समय, कुछ सालों तक के लिए खाना बंद कर दिया। शर्मा के पास कोई भी उपाय नहीं बचा था कि वो कहीं भागे, अब उसे सरेंडर करना ही था। इसमें मैक्सवेल परेरा बताते हैं कि बेंगलोर पुलिस के भी कुछ अफसर चाहते थे कि वो उनके पास सरेंडर करे, ताकि उनका भी इसमें कुछ नाम हो जाए, इसमें उनको भी कुछ शोहरत हासिल हो जाए, क्योंकि जो सुशील शर्मा था लगातार कई अफसरों और कई नेताओं के संपर्क में उस दौरान लगा हुआ था। हालांकि बहुत मशक्क़तों के बाद, बहुत प्रयासों के बाद वो बेंगलोर में सरेंडर कर देता है, और फिर बेंगलोर पुलिस जो है उसे दिल्ली पुलिस को सौंप देती है, और दिल्ली पुलिस उसे उसी रात को दिल्ली लेके आ जाती है। खबर थी पूरे आग की तरह देशी नहीं, विदेशों में भी फैल चुकी थी। अब सारे सबूत इकट्ठा कर लिए गए थे। अब बारी थी सुशील शर्मा से पूछताछ की। पुलिस जब उससे पूछती है तो वो बताता है कि वो और नैना सहानी NSUI के स्टूडेंट थे, और वो लोग काफ़ी पॉपुलर थे, काफ़ी अच्छी उन्होंने पकड़ बनाई थी, और उनका जो प्यार था या उनका जो दोस्ती था वो उसी समय से, कॉलेज के समय से था। और दोनों जो है कि लिव इन रिलेशन में रहते थे। बहुत सारे खबरों में ऐसा भी बताया गया था कि पति और पत्नी के रूप में उन्हें बताया गया था, लेकिन ये लोग दोनों ने शादी नहीं करा था, और ये लोग दोनों लिव इन रिलेशन में दिल्ली में ही मंदिर मार्ग फ्लैट 8A में रहते थे। सुशील शर्मा बताता है कि नैना सहानी बोलती थी कि तुमने इस शादी को पब्लिकली, यानी कि आम लोगों के बीच और समाज में बताया नहीं है, पेश नहीं किया है, तो समाज में बताने का और शादी करने का वो दबाव, वो प्रेशर देती थी। और लेकिन सुशील शर्मा का कुछ हरकत बिल्कुल भी मतलब उन्हें सही नहीं था। तो कहीं ना कहीं नैना सहानी का एक फ्रेंड था मतलूब करीम, वो अक्सर उससे बातें करती रहती थी, और सुशील शर्मा को कहीं ना कहीं शक था कि वो मतलूब करीम से बात करती थी, क्योंकि मतलूब करीम से नैना सहानी का रिलेशन था, और वो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के रूप में पिछले तकरीबन 7 सालों तक रह चुके थे। तो ये बात सुशील शर्मा को पता था, लेकिन उसे शक था कि कहीं ना कहीं वो दोनों का अभी भी बात होता है, कुछ अफेयर चल रहा है, कुछ अवैध संबंध चल रहा है। इधर नैना सहानी सुशील शर्मा से तंग आ गई थी, और मतलूब करीम से हेल्प लेके वो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहती थी। जब सुशील शर्मा 2 जुलाई 1995 को घर आता है तो उसे शक था, तो वो हमेशा अपने फ़ोन को चेक करता था। वो पहले घर आता है और फ़ोन का रिडायल वाला बटन को दबाता है, और जैसे ही रिडायल का बटन दबाता है और सामने वाली की जो आवाज़ आती है वो मतलूब करीम का आवाज़ था। इस पे जो सुशील शर्मा था वो आग बबूला हो जाता है, क्रोधित हो जाता है, और नैना सहानी के पास जाता है और बोलता है कि तुमने अपने अभी भी जो गलत रिलेशन है उसको ख़त्म नहीं करा है। इस पे नैना सहानी का जवाब आता है कि मतलूब और मेरे बीच क्या संबंध है, इससे सुशील शर्मा को कोई मतलब नहीं होना चाहिए।
यह बात सुनते ही, ये शब्द सुनते ही सुशील शर्मा का जो पहले से उसका दिमाग गर्म था, वो क्रोधित हो गया था, गुस्सा गया था, उसका गुस्सा और भी बढ़ जाता है, सातवें आसमान पे चल जाता है। वो अपने जो उसका जो गोदरेज था इसमें सामान रखते हैं, वो उससे अपना सरकारी लाइसेंसी बंदूक लाता है और नैना साहनी पे गुस्से में तान देता है और 2-3 राउंड गोलियां फायर कर देता है और नैना साहनी उसी जगह पे ढेर हो जाती है, उसी जगह पे मर जाती है। अब कहीं ना कहीं सुशील शर्मा का दिमाग तेजी से चलने लगता है कि अब इससे कैसे बचा जाए। पहले तो वो जिस बिस्तर पे पड़ी थी उस लाश को वहीं चादर पे रैप कर देता है और चादर पे रैप करने के बाद जो डाइनिंग टेबल का जो प्लास्टिक होता है उस पे वो उसे फोल्ड करता है और फोल्ड करके अपनी गाड़ी की डिक्की में डालता है। और डिक्की में डालने के बाद उसका प्लान था कि कहीं ना कहीं इस लाश को जमुना नदी में फेंक दिया जाए ताकि इसका जो है अता पता भी नहीं चले। वो ऐसा करता है, लेकिन उस दिन भीड़ और ट्रैफिक इतनी जोरों रहती है कि सभी गाड़ियां रेंग रेंग के स्लो मोशन में धीरे धीरे बढ़ते रहती हैं आगे, और वहाँ पे सुशील शर्मा को जमुना नदी में उस लाश को फेंकने का मौका नहीं मिलता है। फिर वो अपने मन में प्लान बनाता है, उसको आइडिया आता है, वो अपने रेस्टोरेंट पहुँच जाता है, बगिया रेस्टोरेंट, और अपने मैनेजर को बताता है कि मैंने गुस्से में ऐसा कांड कर दिया है, जो केशव था उसे। हालांकि पहले तो केशव कभी हाथ पैर फूल जाता है, लेकिन वो बोलता है सुशील शर्मा कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ, जो मानूंगा वो बोलूँगा वो करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं केशव भी दबाव में आ जाता है और वो तुरंत बोलता है सुशील शर्मा की जितने भी लोग खा रहे हैं उन्हें हटाओ और मुझे रेस्टोरेंट बंद करना है अभी। तो उसमें केशव बोलता है कि अभी तो 9:30 बजे हैं और लोग तो 10:30 बजे के लिए खाना 12:30 बजे रात तक खाना खाने के लिए आते रहते हैं। लेकिन सुशील शर्मा के कहने के बाद केशव जो है कि और कस्टमर्स की एंट्री नहीं लेता है और जो खाना खा रहे होते हैं उन्हें निकाल देता है और जो स्टाफ होते हैं सब स्टाफ को भी छुट्टी करके भेज दिया जाता है घर में। उसके बाद समय हो जाता है 10:30 बजे का। वो लोग 10:30 बजे रात को उस लाश को, नैना साहनी की लाश को डिक्की से निकालते हैं और तंदूर में ले जाते हैं और तंदूर के ऊपर उस डेड बॉडी को रख देते हैं और जो पार्टी के बैनर, पोस्टर और लकड़ियाँ थे उससे जलाने लगते हैं। लेकिन वो लाश कहीं ना कहीं आग नहीं पकड़ रही थी, लकड़ियाँ नहीं जल रही थी। तभी सुशील शर्मा बोलता है केशव की जाओ बास वाली दुकान से और बटर, जो 1-1 केजी का बटर होता है, 4 से 5 बटर ले आओ। केशव जाता है और बटर को ले आता है और उसी डेड बॉडी के ऊपर जो लकड़ियाँ थी, पोस्टर बैनर थे, उस पर बटर और पूरे घी को उड़ल देता है। जो रेस्टोरेंट में भी जो घी वगैरह थे सबको उड़ल देता है और उस बॉडी को जलाने लगता है। सुशील शर्मा जो है कि पुलिस को बताती है और पुलिस सारे बयान को रिकॉर्ड कर लेती है और जैसे कि आगे कार्रवाई होता है, पुलिस का कार्रवाई होता है। दोषी जो है कि पेशी के लिए कोर्ट में जाता है, वहाँ पे निचली अदालत उसे फांसी की सज़ा दे देती है। फिर वो हाई कोर्ट अप्लाई करता है, हाई कोर्ट भी उसकी सज़ा को बरकरार रखते हुए फांसी की सज़ा को बरकरार रखती है। फिर सुशील शर्मा जो है कि सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई करता है और सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी जो फांसी की सज़ा, मौत की सज़ा को बदलकर उम्र कैद की सज़ा में कन्वर्ट कर देती है। सुशील शर्मा जेल में था, वो अपनी हरकतें बदल लेता है, वहाँ पे लोगों की मदद करता है, बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करते रहता है और तकरीबन 20-22 साल उसके बीत जाता है। फिर वो अपने लॉयर, वकील के माध्यम से फिर से अप्लाई कराता है और बोलता है कि सुशील शर्मा बहुत बदल चुका है और सुधर चुका है, तब इसे जेल में रखना मानव के अधिकारों का हनन करना होगा। और ये सब चीज़ों को लेके वो अप्लाई करते हैं और जो फिर से है सुप्रीम कोर्ट जो है कि सुशील शर्मा को रिहा कर देती है तकरीबन 22 साल के बाद। और आज 2022 में सुशील शर्मा बाहर है, घूम रहा है। लेकिन सुशील शर्मा से जब एक पत्रकार ने पूछा था कि आपको इस घटना में क्या बोलना चाहेंगे, आपने जो ये घटना को अंजाम दे दिया तो आपको कुछ गलती एहसास होती है या आपको लगता है कि आपने गलत किया था? तो सुशील शर्मा बोलता है कि मैंने अपने 2 सेकेंड के गुस्से के लिए, ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पे, 2 सेकेंड के गुस्से में मैंने अपना 22 सालों का जीवन जो है कि जेल में बिता दिया। अगर मैं उस 2 सेकेंड के गुस्से को कंट्रोल रखता तो आज मेरी ज़िंदगी कुछ और ही होती। दोस्तों, कहीं ना कहीं
गुस्सा हमें अपनी ज़िंदगी बर्बाद तबाह करता है। और इस केस में अगर नैना साहनी सुशील शर्मा को उल्टा जवाब नहीं देती कि सुशील शर्मा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मतलूब करीम और जो मेरी अवैध संबंध है, यानी कि नैना साहनी, मैं अगर मेरा इससे अवैध संबंध है तो सुशील शर्मा को इस बात से कोई फ़र्क, इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये बयान भी कहीं ना कहीं से गैर जिम्मेदाराना बयान था। और ऐसा अगर कोई अपने पति या फिर लिव इन रिलेशन या फिर जिसके साथ ज़िंदगी बितानी उसे बोलेगा तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। हालांकि सुशील शर्मा को भी अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना था, वो कंट्रोल रखता तो बहुत सारे उपाय था, वो दोनों अलग हो जाते, साथ में नहीं रहते। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये घटना हमें एक सीख देती है कि हमें अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना चाहिए। तो इस घटना में अगर आप कुछ बताना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।